अब बात करेंगे फंक्शंस की। अब फंक्शंस देखो, फंक्शन और रिलेशन में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। देखो, जो रिलेशंस है ना, इसी से फंक्शन बनते हैं क्या मतलब, आई टेल यू, जो फंक्शन है वो रिलेशन होगा ही। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो रिलेशन की जो एडवांस कंडीशन है वो फंक्शन है, ठीक है। और हम बड़े सिंपल टर्म में एक बात यहां डिफाइन करते हैं कि इफ आर रिलेशन कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड, मैं एक वर्ड यहां यूज कर रहा हूं, अगर किसी रिलेशन को मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर सकता हूं जहां पर एक्स और वाई के बीच में एक प्रॉपर एक मैथमेटिकल डिफाइंड फॉर्म में रिलेशन बनता है अलॉन्ग विद सम कंडीशंस, वो कंडीशन भी बताऊंगा, तो इसे हम फंक्शन कहते हैं। और कंडीशन क्या क्या है, वो कंडीशन की यहाँ बात करते हैं। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, रिलेशन कहां से कहां होता है। तो सेम यहाँ पर भी वही बात है। अगर आप ए से बी एक रिलेशन स्टडी कर रहे हो जिसमें आप देख रहे हो कि फंक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, तो कैसे देखेंगे, आई टेल यू। आप ए से बी तक एक रिलेशन स्टडी कर रहे हो एंड वी वांट टू सी कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो एक्स, जो ए वाले एलिमेंट्स हैं ये आपके एक्स से डिनोट होंगे, इन्हें हम प्री इमेजेस बोलेंगे। वाई वाले एलिमेंट, जो बी वाले एलिमेंट है, वाई से डिनोट होंगे, इनको हम इमेजेस बोलेंगे। अब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने की, कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन है ऑल प्री इमेजेस, मतलब सभी एक्स की वैल्यूज मस्ट हैव इट्स इमेज। मतलब जितनी मेरे पास एक्स की वैल्यूज है ना, एक है, 100 है, 1000 है, अनगिनत है, सारे की सारी एक्स की वैल्यूज जो है उनकी इमेजेस बननी चाहिए। अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसी प्री इमेज रह जाती है जिसकी इमेज नहीं बन रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब इसको एक प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके देखते हैं। सपोज बेटा, यहाँ ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं, मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं x1, x2, x3, और यहाँ पर है y1, y2, y3 एंड y4। कितने भी हो सकते हैं, कोई काउंटिंग का कोई वो नहीं है कि इतने ही होने चाहिए। x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y4। सपोज x3 की कोई इमेज नहीं बन रही है, तो फिर मैं इसे फंक्शन नहीं बोलूंगा। तो मतलब मेरे पास तीसरे एलिमेंट की भी इमेज होनी चाहिए, जैसी मर्जी हो, जहां मर्जी हो, दैट वो एक अलग बात है लेकिन कोई भी प्री इमेज ऐसी ना हो जिसकी इमेज ना बन रही हो। दूसरी बात, images can be without pre-images। आपकी इमेजेस हो सकती हैं जिनकी प्री इमेजेस ना हो, ये ध्यान देना। मतलब वाई की वैल्यू खाली हो सकती है, ये ध्यान देना, राइट। और तीसरी और महत्वपूर्ण कंडीशन यहां पर है कि एनी प्री इमेज कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब है भाई कि ऐसा नहीं हो सकता कि x1 की दो इमेजेस हैं, तो हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज होगी। काफी सारी प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहां पर आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। ये पहला केस मैं ले रहा हूं यहां पर, ये दूसरा सेट में लूंगा यहां पर, और इसके बाद हम पहले एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। पहले इसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मेरे पास x1, x2, x3 है, ये एलिमेंट y1, y2, y3 एंड लेट अस से y4। यहाँ पर है मेरे पास में x1, x2, y1, y2, y3। यहाँ पर है मेरे पास में x1, x2, x3 एंड यहाँ है y1, y2, y3। अब सपोज मैं अगर यहाँ पर ऐसे प्लॉट करूं, आपने आइडेंटिफाई करना है फंक्शन होगा या नहीं होगा। x1 y1 से कनेक्टेड है, x3 y3 से कनेक्टेड है, दूसरे वाले में x1 y1 से कनेक्टेड है, x1 y2 से कनेक्टेड है, और x3 y3 से कनेक्टेड है, और तीसरे वाले में x1 y1 से कनेक्टेड है, x2 y2 से कनेक्टेड है, x3 y
2 से कनेक्टेड है, x2 y1 से कनेक्टेड है और x3 y2 से कनेक्टेड है। तो ये तीन फंक्शंस मेरे पास यहां नजर आ रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है। भाई मुझे ये बताओ इसमें किसको हम एक्चुअल में फंक्शन बोलें? क्या पहले वाले को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि x2 खाली है, इसके पास कोई इमेज है ही नहीं। तो कोई भी प्री इमेज ऐसी ना हो जिसकी इमेज ना बने, तो पहले वाला फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन, दूसरे वाले पे आते हैं, x1 की 2 इमेजेस बन रही है, ये भी नामुमकिन है। तीसरे वाले पे आते हैं, भाई 2 प्री इमेज की एक हो सकती है, हाँ ये हो सकती है। क्या कोई प्री इमेज खाली है? नहीं है। क्या इमेज खाली हो सकती है? हो सकती है। तो थर्ड वाला फंक्शन है आपके पास में। अब यहां पर इसी बेसिस पे हम बात करेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन की। मैं एक टाइप ऑफ फंक्शन बता रहा हूं, इसको आप +2 के लेक्चर्स में भी पढ़ोगे। देखो आपके ऐसे लिखा है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है एंड ये y4 है। एक और एक्स्ट्रा बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज है तो इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये ध्यान देना भाई, आप x की वैल्यू जो मर्जी डालते रहो, y तो आपका सेम आ रहा है ना, इसे कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। पहली बात। सेकंड पॉइंट, अगर हर एक प्री इमेज की एक एक इमेज है, एक प्री इमेज की एक इमेज है, तो इसका हमने नाम रखा हुआ है वन वन फंक्शन। वन वन से बिल्कुल नाम सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर, है ना। वन प्री इमेज वन इमेज। इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, हालांकि इतने टेक्निकलिटी में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप +2 में देखोगे। और अगर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि मेरे पास अब कोई इमेज बची ही नहीं है, तो मतलब सारी की सारी इमेजेस की प्री इमेजेस हैं। नॉर्मली तो हम फंक्शन में मानते हैं कि भाई इमेजेस खाली हो सकती हैं, बट अगर मान लो इमेज खाली ही नहीं बची तो उसे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ना फिलहाल इन नामों को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको और डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अब जो बातें हमने देखनी है यहाँ पर वो हम सवालों के जरिए समझेंगे। Now let us look at this example 11. Examine the following relation below and state in which case, in each case, giving the reason whether it is a function or not. भाई पहले और दूसरे को देखते हैं, ये कह रहे हैं चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो भाई आपने क्या करना है, आपने ये मैपिंग वाला डायग्राम प्लॉट कर लेना है ना। फर्स्ट फंक्शन है आपके पास में, इसमें एलिमेंट लिखे 2 1, तो 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, बना दो। दूसरा है 3 1, भाई 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, लेकिन 1 तो लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। 4 2, तो यहाँ क्या हुआ है कि 2 की तो 1 इमेज है, ठीक है, हो सकती है। इस 3 की भी 1 इमेज है और 4 की 2 इमेज है, ये फंक्शन हो सकता है। अब सेकंड सवाल पे आते हैं। यहाँ सेकंड सवाल में लिखा है पहला एलिमेंट है 2 2, तो ये 2 है, ये 2 है, ओके। दूसरा लिखा है 2 4, 2 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब पहला एलिमेंट आपका पहले वाले ब्लॉक का होगा, और यहाँ लिखा है 4। तो ये 2 इस 2 से भी कनेक्टेड है और यही 2 इस 4 से भी कनेक्टेड है। तो ये हमारे फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। हालांकि आगे लिखा है 3 3, तो ठीक है, आगे लिखा है 4 4, तो ये 4 इससे कनेक्टेड है, ये 3 से कनेक्टेड है, बट हमारी कंडीशन ये थी कि एक सिंगल प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं है। अब ऐसी ही बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट, दूसरा सेट ऑफ एलिमेंट। पहले वाले में 1 2 लिखा है, ओके ठीक है। फिर लिखा है 2 3, ये भी ठीक है, समझ आ रहा है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है, ठीक है, समझ आ रहा है, और 5 6 से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहां लिखा है 6 7 से कनेक्टेड है, ये भी ठीक है। तो भाई इस पूरे एग्जांपल के अंदर, इस पूरे एग्जांपल के अंदर कहीं भी हमें ऐसा नजर नहीं आया कि एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस हैं या कोई भी प्री इमेज खाली है, तो ये भी फंक्शन है, ध्यान देना।
नाउ गाइस अगर एग्जांपल नंबर 12 की बात करें, लेट n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f n से n तक, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, मतलब x वाले भी आपके नेचुरल नंबर हैं और y वाले भी नेचुरल नंबर हैं, ये इसका मतलब है। और फंक्शन लिखा है fx इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, fx का मतलब फंक्शन ऑफ x है, ये है 2x प्लस वाई। fx को ही हम y कहते हैं, ध्यान देना ये, ठीक है। और आई एम सॉरी, यहाँ पर 2x प्लस 1 है, इसको ठीक कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली योर 2x प्लस 1, राइट। अब ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन यूज करके नीचे जो टेबल दे रखा है इसे कंप्लीट करो। तो भाई कैसे कंप्लीट करेंगे इसको, पहले में लिखा है x को लो 1, तो y आपका fx, जब मैं x को लूंगा 1 तो y आपका बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1, तो ये तो बन गया 3, तो यहाँ इस डब्बे में भर दो 3, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि x को 2 ले लो, तो आप y को लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये बन गया 5, तो इस वाले ब्लॉक में आप 5 डाल दो, ऐसे इसको फिल करते रहो, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी हाई फाई नहीं है। सो यहाँ पर बात करें सम टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन हम लिखते हैं जब एफ एक्स आपका एक्स के बराबर होता है, या यूं कह लो वाई जो है एक्स के बराबर है। आप एक्स को जो डालते रहोगे, एक्स को 1 डालोगे वाई 1 आ जाएगा, एक्स को 0 डालोगे वाई 0 आ जाएगा, और जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, राइट। अब सेकंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। भाई कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एफ एक्स लिखा है 2, तो मैं एक्स को जो मर्जी डालता रहूं तो वाई तो 2 ही आएगा ना, y will be 2, क्योंकि देखो एफ एक्स वाई है, तो y will be 2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। इसी तरीके से अगर मैं एफ एक्स को मान लेता हूं, मान लो 3 है, कांस्टेंट है, तो x को मैं जो मर्जी सब्स्टिट्यूट करूं, मेरे पास सब्स्टिट्यूट करने की जगह नहीं है यहाँ पर, तो मेरा एफ एक्स कैसे चेंज होगा, तो एफ एक्स तो हमेशा 3 ही रहेगा ना। तो आप इस एग्जांपल पे देखो, आपने एफ एक्स लिया, मतलब y लिया, वो 3 है लगातार, x को मैं आगे पीछे करके कुछ भी डालता रहूं, कि कोई कहता है कि भाई x को 8 डाल दो, तो उसमें आपका एफ एक्स कितना है, वो 3 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। द फंक्शन विच डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द वैल्यू इन x। इसकी डोमेन जो रहेगी वो तो रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेंज जो है वो तो एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज कांस्टेंट। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जहां पर आपके पास में एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज आपके पास यूं लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो आप एक्स की जो भी वैल्यू डालते रहोगे, सपोज आपके पास लिखा है वाई इज इक्वल टू वाई ही एफ एक्स है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि सर वहां एफ एक्स लिखा था आपने वाई लिख दिया, या वाई लिखा था आपने एफ एक्स लिख दिया, वाई ही एफ एक्स है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये डायलॉग सुना है ना, तो सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो आपके y लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप x को जो मर्जी डालते रहो, यहाँ पर x को 1 डालोगे y 2 आ जाएगा, सो x को आप 2 डालोगे तो y आपका 5 आ जाएगा, तो कीप पुटिंग इट, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर ये लिखा है जैसे gx है x की पावर 4 प्लस रूट 2 ऑफ x, मतलब यू कीप पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पर आगे लिखा है x की पावर 2/3, तो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ गया, राइट। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हो कि इस टाइप का जो भी फंक्शन है एक्स की फॉर्म में, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब एक चीज मैं क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन में आपने सवाल कैसे पढ़ना है, डिफाइन अ फंक्शन एफ आर टू आर लिखा है ना, तो मतलब एक्स की वैल्यू भी आर होंगी और वाई की वैल्यू भी आर होंगी, मतलब डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है। ये आर है क्या, इस आर का मतलब है रियल नंबर, तो मैं डोमेन भी रियल नंबर ले सकता हूँ और रेंज भी रियल नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कभी ऐसे लिखा है, एक फंक्शन है, राइट, और ये लिखा है R2n, तो मतलब मेरे जो x की वैल्यूज हैं वो तो रियल नंबर हो सकती हैं, पर मेरी y की वैल्यू नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए। तो यहां से आप एक कंडीशन समझ सकते हो, मतलब कई बार क्या होता है कि मैं चाहता हूँ रेंज मेरी सिर्फ नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तो यहां से पता लगेगा वो। तो इस बात को केयरफुली आपने पढ़ना है कि वो क्या चाहता है, एग्जामिनर ने क्या कंडीशन लगाई है, राइट। तो इस वाले फंक्शन में आपके पास दे रखा है फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर के बराबर है, आप एक्स की वैल्यूज पुट करते हो, एक्स एक रियल नंबर है, ये कुछ वैल्यूज यहाँ दे रखी है पुट करने के लिए, आप एक्स को -4 डालो, इसका स्क्वायर करोगे 16 आएगा, सिमिलरली ऑल अदर वैल्यूज सिर्फ स्क्वायर करना है, दैट इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, राइट। तो इसकी डोमेन होगी -4 to 4, वैसे तो -4 to 4 नहीं होगी, यू कैन टेक एनी रियल नंबर, और अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज जो आ रही है वो पॉजिटिव नंबर्स आ रही है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी।
अब यहाँ पर ये पॉजिटिव रियल नंबर का वर्ड क्यों यूज किया गया? भाई स्केयर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो वो अपने आप जवाब में दे सकते हो कि द रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो यहाँ पर, तो ग्राफ देखो आपके पास ये चार्ट बना हुआ है, आप इसको प्लॉट करो, नंबर्स को ज्वाइन करो जैसे आप 10th क्लास में करते थे, राइट। डू द सेम थिंग, x0 है तो y0 है, ओके प्लॉट कर दिया। भाई x2 है तो आपका y जो है 4 आ रहा है, x अगर -2 है तो y -4 आ रहा है। कीप पुटिंग द वैल्यूज, कीप ज्वाइनिंग देम, यू विल गेट अ प्लॉट हियर, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, मतलब x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, फंक्शन है x3। तो यहाँ पर आप x की वैल्यूज उठा लो, क्या क्या उठाओगे भाई? यहाँ ऐसा करो, आप नंबर ले लो -2, -1, 0, 1, 2, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली आप y निकालो जो कि x³ के बराबर है। इन सारी वैल्यूज के क्यूब करो, जो भी वैल्यू आ रही है मेक अ टेबल लाइक दिस। एक सेक्शन में x की वैल्यूज रखो, एक में y की, write all the values together and then plot them, find the value, this graph will be like this। ना यहाँ बात कर रहे हैं रैशनल फंक्शंस की। रैशनल फंक्शन आपके fx ओवर gx की फॉर्म में होते हैं। कंडीशन ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में हम अवॉइड करते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, ठीक है। अगर हम एक अच्छे मैथमेटिशियन है और हम डिनोमिनेटर का जीरो अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो हमें उसके ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा। तो दैट कंडीशन वी हैव टू मेंटेन कि डिनोमिनेटर में जीरो ना ही आए तो अच्छा है। नाउ यहाँ पर एक और फंक्शन है आपके पास में, एक फंक्शन लिखा है f(x = 1/x)। इसको बेसिकली हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि आप x की वैल्यूज डालते रहो। मान लो आपने -2 डाली है तो इट विल बी -1/2। अगर -1.5 डाली है तो -1/1.5, एंड सो ऑन, कीप पुटिंग दिस वैल्यू, यू विल कीप गेटिंग द वेरियस आंसर्स। अगर इनको देखते हैं तो आपके पास ये रहा नीचे एक टेबल बना हुआ है, सी हियर, लुक एट ऑल द वैल्यूज हियर। तो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 1/x वाला केस, ठीक है। अगर इन्हें प्लॉट करें तो कैसा होगा? लेट अस लुक एट देयर प्लॉट। तो ये अगले डायग्राम में इनका प्लॉट है। प्लॉट कैसे करना है आपने देख ही लिया है ना। मान लो x आपका 8 है और fx जो कि 1/x है, तो इट शुड बी 1/8। तो आपने x को 8 लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका 1/8 यहाँ बहुत छोटी वैल्यू बन रहा होगा। तो कीप मार्किंग द पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करना है, ये ग्राफ आ जाएगा। x की यदि नेगेटिव वैल्यूज रखोगे तो क्योंकि 1/x है तो नेगेटिव वैल्यूज fx की आएंगी, तो एक नेगेटिव साइड में ही प्लॉट बनेगा इनवर्स फंक्शन का। नाउ दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसा होगा? जब आपके y लिखा होगा मॉड ऑफ x। इसमें क्या होगा, जब आप x की पॉजिटिव वैल्यूज लोगे तो आप देखो, मॉड ऑफ x मतलब, मॉड का मतलब क्या है कि जब आप x को 3 डालोगे तो 3 आएगा, लेकिन जब आप x को -3 डालोगे तब भी 3 आएगा। लेकिन इस स्टेप से यहां तक की कहानी क्या है? मॉडुलस ने ऐसा क्या किया कि वो पॉजिटिव बन गया? भाई मॉडुलस ने इसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया, तब जाके पॉजिटिव बना है। इस बात को समझना है। तो जब मैं x को नेगेटिव रखूंगा तो मैंने बेसिकली फंक्शन मानना है माइनस ऑफ x, ताकि मेरा अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव आए। और जब मेरा x पॉजिटिव है फिर उसे x ही रहने दूंगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मेरे पास y लिखा होगा मॉड ऑफ x, तो भाई जब मैं टेबल बनाऊंगा ये वाला जो भी हम बनाते आ रहे हैं एक्स वाई का, जब x को मैं 0 रखूंगा y 0, जब x को मैं 1 रखूंगा y 1, जब x को मैं -1 रखूंगा तब भी y 1 आएगा। और अगर इन सारे पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं तो भाई हमारे पास में एक वी शेप का ऐसा ग्राफ बनता है लाइक दिस। इसे हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। नाउ हियर इज द सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं f(x) = मॉड ऑफ x ओवर x। इसका एक और भी फॉर्म है x ओवर मॉड ऑफ x, ठीक है। भाई जब आप x को, सुनना ध्यान से, जब आप x को पॉजिटिव लेते हो तो मॉड x भी आपका पॉजिटिव होगा। अभी हम करके हटे, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन बनेगा पॉजिटिव x ओवर पॉजिटिव x, तो ये तो 1 बन गया। दूसरी बात है, जब आप x को नेगेटिव रखोगे, जैसा कि हमने ऊपर मॉडुलस वाले फंक्शन में देखा था, तो आपका fx क्या बनेगा? जो आपका मॉड ऑफ x वाला है ये तो पॉजिटिव रह जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो नेगेटिव था, तो ये -1 बन गया। राइट। तो आपने जो सिग्नम फंक्शन है वो कहता है कि जब x आपका पॉजिटिव है
राइट। तो ये 1 आएगा, जब x आपका नेगेटिव है तो ये -1 आएगा, राइट। इसको अगर इसके ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो देखो, सो ये रहा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कि जब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा मेरा y का मतलब fx है वो 1 आएगा, जब मैं x की कितना नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो मेरा fx जो है वो -1 आएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सिग्नम फंक्शन, राइट। नाउ देयर इज अनदर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भाई मेरे को ये बताओ, आपको राउंड ऑफ करना आता है? 2.1 का राउंड ऑफ कितना होगा? 2। 2.9 का राउंड ऑफ कितना होगा? 3। ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ एक फंक्शन कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम शो करते हैं इस वाली ब्रैकेट से, ऐसे लिखा होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, मतलब ऐसे। ये देखो ये वाली ब्रैकेट यहाँ लगी हुई है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या है कि आपके पास ये नंबर लाइन है, लेट मी मार्क इट, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। और इस नंबर लाइन के ऊपर ये आपके कुछ इंटीजर्स में मार्क कर रहा हूं। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना है। यहां पर इन इंटीजर के मैं नाम रख देता हूं, ये है 0, ये है 1 और ये है 2, ये है -1। मैं एक नंबर ले रहा हूं 1.1 और मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना चाहता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं एक और नाम बोलूंगा जिंट फंक्शन। जिंट फंक्शन ये इसी नाम से फेमस है, राइट। अब 1.1, अब ध्यान से सुनना, 1.1 तो आपका यहां कहीं होगा, 1 के थोड़ा सा आगे। अब 1.1 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन आ रहा है? भाई 1 आ रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही मैं आगे चलता हूं, मैं 1.99 का जिंट देखना चाहता हूं, भाई 1.99 तो यहां कहीं होगा 2 के पास, है ना। तो 1.9 तक 99 तक सबसे बड़ा इंटीजर फिर कौन आ रहा है? तब भी 1 आ रहा है। तो हमें गिवन वैल्यू तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिल रहा है, उसे हम, वो जो वैल्यू है वो इंटीजर हमने यहाँ पर रखना है, इसे हम जिंट फंक्शन कहते हैं। मतलब जहां तक आपका नंबर है उससे जस्ट पीछे वाला जो इंटीजर है उसको रखना है। और सपोज मेरे पास लिखा है -0.5 का जिंट, आपका -0.5 तो बेटा यहां कहीं होगा, यहां तक सबसे बड़ा इंटीजर -1 होगा, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो ये राउंडिंग ऑफ से डिफरेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि राउंडिंग ऑफ है, इट इज डिफरेंट देन दैट, राइट। यहाँ पर हम गिवन नंबर तक का सबसे बड़ा इंटीजर देखते हैं, और सबसे बड़ा इंटीजर हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए आते हैं। नंबर लाइन ये रही ना आपकी, तो लेफ्ट साइड से यहाँ इस तरफ आगे बढ़ना है आपने,